तो देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग क्या बात किए थे, पॉलिनेशन के बारे में बात किया था कि पॉलिनेशन कैसे होता है ना। और इसके बाद हम अभी डील कर रहे हैं कि ऑट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ऑट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है कि हम क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए क्या क्या चीजें प्लांट ने खुद इवॉल्व किया, खुद इवॉल्व किया, इसी को बोलते हैं हम ऑट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अपने जो एंथर और स्टिग्मा है, एंथर और स्टिग्मा, इसकी मैच्योरेशन का टाइमिंग बढ़ा दिया। तो इसको क्या बोलते हैं बाबू, या तो कर दिया प्रोटो गायनी या फिर प्रोटो एंड्री, प्रोटोगायनी या फिर प्रोटो आइनरी। प्रोटोगायनी का मतलब क्या हुआ कि पहले क्या मैच्योर हो गया बाबू, पहले मैच्योर हो गया फीमेल पार्ट, तो उसको बोलते हैं प्रोटोगायनी। अब प्रोटो एंड्री का मतलब पहले मैच्योर हो गया मेल पार्ट, इसके अंदर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया और इसके अंदर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया। तो होगा क्या, एक प्लांट के अंदर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया तो उसका एंथर पहले फट होके सारे के सारे पॉलिनेशन निकल जाएगा, और फीमेल अभी तक मैच्योर हुआ ही नहीं है तो खुद का पॉलिनेशन होगा नहीं, दूसरे प्लांट पे पॉलिनेशन होगा। अच्छा, और गैनी में क्या होगा वो कि अगर जो फीमेल पहले रिसेप्टिबल हो जाएगी तो जो दूसरे जगह से पॉलिन ग्रेन आएगा तो इसके ऊपर पॉलिनेट हो जाएगा और क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, इससे क्रॉस पॉलिनेशन होगा और ऑट ब्रीडिंग हो जाएगा। मतलब जो सेम वेराइटी है ना, उस सेम वेराइटी में ना होके दूसरे वेराइटी के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा वो। तो पहला इस तरह है। और दूसरा चीज ये है कि अगर जो हम लेंथ चेंज कर दें, क्या कर दे, लेंथ चेंज कर दे, तो लेंथ ऑफ स्टाइल इंक्रीजेस। लेंथ ऑफ स्टाइल क्या हो गया, वो बहुत इंक्रीज हो गया। एग्जाम्पल के लिए ये जो स्टिग्मा है बाबू, ये स्टिग्मा का लेंथ क्या हो जाएगा, लंबा हो गया, मतलब स्टाइल का लेंथ क्या हो गया, लंबा हो गया। और जो पोलन ग्रेन है ये क्या होगा, वो नीचे में निकलेगा, है ना, कुछ नीचे में निकलेगा बाबू, है ना, नीचे में निकलेगा ना वो, नीचे में निकलेगा तो नीचे में ही गिरेगा, है ना, इसके ऊपर जाएगा नहीं, इसके ऊपर जाएगा नहीं तो पॉलिनेशन होगा नहीं। तो ये भी लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो इससे भी क्या होगा, वो पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाएगा। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात है, क्या करेंगे बाबू, सेल्फ स्टेरिलिटी। क्या कर देंगे, सर ये सेल्फ स्टेबिलिटी क्या होता है, एक्चुअली होता है क्या बाबू, यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, पॉलन ग्रेन जैसे इस पे ऊपर गिरता है, पॉलन ग्रेन जैसे इसके ऊपर गिरता है तो ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होके क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बना के क्या करता है, ये जाता है सिनर्जिड के होते हुए यहाँ पे दो मेल गैमेट अपना रिलीज करता है। अगर अगर ये जर्मिनेट ही ना होने दे, मतलब खुद के पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट होने से रोक दिया जाए, बताओ सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाएगा, है ना। तो अगर ये अपने स्पीसीज को पहचानने से मना कर दे तो इस कंडीशन को बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी, ठीक है ना। तो ये अपने जीन में म्यूटेशन करके खुद के, जैसे अब वो ऐसा नहीं है कि आम के पेड़ पे अमरूद का पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज कर सकता है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे में इंट्रैक्शन होता है और यही इंट्रैक्शन अगर जो खुद को पहचानने में मना कर दे तो इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी, है ना। तो तीसरा चीज हो गया। चौथा चीज हो गया, अगर जो आपको आउट ब्रीडिंग करना ही है तो जितने भी प्लांट है उसके फ्लावर ही कैसे बनाओ, यूनिसेक्सुअल बनाओ। कैसे बनाओ, अगर जो आप यूनिसेक्सुअल बनाओगे, कैसे बनाओगे, यूनिसेक्सुअल बनाओगे तो क्या होगा, यूनिसेक्सुअल बनाओगे तो क्या होगा बाबू, यूनिसेक्सुअल बनाओगे तो इसके अंदर सिर्फ मेल पार्ट ही होगा, इसके साथ इसके पास क्या होगा, सिर्फ मेल पार्ट ही होगा, और जो दूसरे फ्लावर होंगे उसके पास क्या होगा, सिर्फ फीमेल पार्ट ही होगा। तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होना आसान हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन होना आसान हो जाएगा और आपका आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आना हो। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, कौन कौन प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कहने का मतलब कौन कौन सा प्लांट है जो डायोसियस होते हैं, डायोसियस मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग प्लांट्स के अंदर होता है, इसको डायोसियस बोलते हैं। पिछले लेक्चर में आपको बताया था मोनोसियस और डायोसियस, और आपको यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में अंतर। तो जो डायोसियस होते हैं उसका दो एग्जांपल था, डेट प्लम एंड पपाया, पपाया एंड डेट प्लम ये दे रखा है ना, इसको याद रख सकते हैं, पापा ने डेट प्लम लाया, है ना, तो ये डायोसियस होता है। चलिए अब देखिए टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की बात करते हैं। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या बाबू, कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आएगा और जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके क्या बनेगा, वो पॉलन ट्यूब बनेगा, और ये पॉलन ट्यूब कहाँ जाएगा, सिनर्जिड तक। तो जब तक ये सिनर्जिड से अंदर तक ना पहुंच जाए, पॉलन ग्रेन मतलब मेल गैमेट रिलीज ना हो जाए, तब तक हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलन पिस्टिल
इंटरेक्शन बोलेंगे। क्या बातें समझ में आया आपको? ओके ओके। तो देखिए पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या हुआ, ये जो पॉलन ट्यूब है ना, ये जो पॉलन ट्यूब है, ये जो पॉलन ट्यूब बनता है, तो पॉलन ट्यूब कैसे बनता है, मैंने बताया था, ये आपका पॉलन ग्रेन हुआ है ना, पॉलन ग्रेन के अंदर वाला लेयर है जिसको इंटाइन बोलते हैं, बाहर वाला को क्या बोलते हैं, एक्साइन। और ये पूरी तरीके से हर जगह से कंप्लीट नहीं रहता है, कहीं कहीं से क्या रहता है वो, कहीं कहीं से वो रहता है, ओपन रहता है, जिसको बोलते हैं हम जर्म पोर। क्या बोलते हैं बाबू? जर्म पोर। तो जब होता है क्या है, जब जब जर्मिनेशन होता है तो होता है क्या, जर्मिनेशन होता है तो क्या होता है, ये जो ये जो अंदर वाला सेल है इसके अंदर दो पार्ट होता है, दो पार्ट होता है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम, वेजिटेटिव सेल, और नीचे होता है जनरेटिव सेल जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होता है। और मैंने बोला था ये वेजिटेटिव सेल के अंदर ही जनरेटिव सेल होता है, तो ये जो सेल होता है ना वो ये ही इलोंगेट करता है, ये जो आपका वेजिटेटिव सेल है यही लंबा होता है, लंबा होकर क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। तो इसके जो आगे आगे न्यूक्लियस रहता है ये होता है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस, है ना बाबू। और पीछे पीछे दो मेल गैमेट चलता है, पीछे पीछे दो क्या कौन चलता है बाबू, मेल गैमेट। समझ में आया? अच्छा, तो ये क्या होता है, ये जो मेल गैमेट होता है ये यहाँ जाके डिलीवर होता है, यहाँ कैसे डिलीवर होता है वो कुछ इस तरीके से देखिए, ये मेल गैमेट कुछ इस तरीके से डिलीवर हुआ, ये सिनर्जी डैमेज हो जाता है और इसके अंदर से मेल गैमेट डिलीवर होकर देखिए ये दो मेल गैमेट निकला, यहाँ पे ये देखिए, एक ये मेल गैमेट है, दूसरा ये वाला दूसरा मेल गैमेट है, एक ये मेल गैमेट है और एक ये दूसरा ये मेल गैमेट है, ये दोनों मेल गैमेट निकला बाबू, है ना। और जो तब तक वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो डैमेज हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो जो ये प्रोसेस पूरा था ना, जब तक ये इसके अंदर पहुंच ना जाए मेल गैमेट, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अगर जो दूसरे प्लांट का कोई पॉलन ग्रेन है तो वो रोकना होगा तो इतना ही देर में रोक दिया जाएगा, है ना। तो इस पूरे प्रोसेस को पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। अब एक टर्म है जिसका नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हम मनचाहा हाइब्रिडाइजेशन करना चाहते हो तो क्या कीजिए, कोई एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब समझते हैं जिसके अंदर दोनों है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों है, हाँ, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्या हुआ, हमने एंथर को कट कर दिया, किसको काट दिया, एंथर का जो फिलामेंट था इसको हमने एंथर का काट दिया। काट करने के बाद क्या हो गया, ये सिर्फ फीमेल बन गया, ये सब हम सिर्फ फीमेल बन गया। और इधर दूसरा प्लांट था जिसका हम फीमेल को काट करके या फिर नहीं भी काटेंगे तो क्या होगा, इससे पॉलन जो निकलेगा इसको उठा के कहाँ पहुंचा दिया, वो यहाँ पहुंचा दिया। ये काम किसने किया, हमने किया। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलेंगे, वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आना, है ना। तो जब हम पढ़ेंगे चैप्टर जेनेटिक्स का तो उसमें पढ़ेंगे कि मेंडल ने कुछ यही टेक्निक यूज किया था, है ना, फर्टिलाइजेशन कराने के लिए। ओके, तो उस चैप्टर में वापस से ये चीजें आएगा। अगला है बाबू डबल फर्टिलाइजेशन। तो चूंकि मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है, यहाँ पे देखिए जो पॉलन ग्रेन है उसके जो आगे वाले सेल्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल्स। क्या बताते हैं बाबू, वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल क्या करते हैं, वो आगे आगे रहते हैं, वेजिटेटिव सेल क्या रहते हैं बाबू, आगे आगे, हाँ, आगे गाइड करते हैं, है ना। और मैंने बताया था इस वेजिटेटिव सेल का जो पॉलन ट्यूब होता है, पॉलन ट्यूब कहने का मतलब पॉलन ट्यूब जो आपका ट्यूब सेल है उसी के अंदर जो आगे आगे गाइड करते चलता है, पीछे पीछे दो मेल गैमेट चलता है। तो आगे जाके जो उसका न्यूक्लियस होता है ना, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, डीजनरेट कर जाता है, क्योंकि इतना लंबा सेल हो गया ना, इलोंगेट हो गया पूरी लंबाई तक। तो अब डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, ये पॉलन ट्यूब हुआ आपका, दो मेल गैमेट निकला, ये देखिए दो मेल गैमेट दिख रहा है आपको, ये दो मेल गैमेट निकला। और हमारा जो ये पूरा एम्ब्रियो सैक है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर रहता है वो, तो एक एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पे देखिएगा, है ना। एक सेकंड ना, तो हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो देखिए एम्ब्रियो सैक जो होता है वो इसके अंदर क्या क्या होता है, बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई होता है ना, इधर तीन एंटीपोडल सेल्स होते हैं, है ना, और नीचे में एक बड़ा सा होता है जिसको हम एक सेल बोलते हैं, और दो छोटे छोटे सिनर्जिड होता है। तो देखिए ये छोटे 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 सिनर्जी बनाया है, इसके पास देखिए ये 17 अपरेटस बनाया ना वो, ये अपरेटस को क्या बोलते हैं हम, इस अपरेटस को बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म apparatus।
ठीक है ना, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। तो क्या होता है, ये पॉलन ट्यूब होता है, इसी के द्वारा जो केमिकल सिक्रेट होता है उसी को देख के अट्रैक्ट होता है और इसके अंदर हिल के इसको खत्म कर देता है, मतलब इसके अंदर अंदर घुस के उसके बाद पूरा का पूरा इसको डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके अंदर पूरे सेंट्रल सेल के अंदर दो मेल गैमिट निकालता है। दो मेल गैमिट करता क्या, वो एक मेल गैमिट पोलर न्यूक्लियाई के पास पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, पोलर न्यूक्लियाई के पास पहुंच जाता है। ये देखिए पोलर न्यूक्लियाई के पास पहुंच गया। और दूसरा मेल गैमिट कहां पहुंच जाता है बाबू, दूसरा मेल गैमिट पहुंच जाता है ये एग सेल के पास जाता है। तो ये बीच में जो पहुंचा ना बाबू, इसमें क्या दो पोलर न्यूक्लियाई है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं और उससे कौन फ्यूज कर जाता है, एक मेल गैमिट। तो बताओ यहाँ पे तीन सेल फ्यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस इवेंट को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, है ना। इस इवेंट को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और यहाँ पे एक एग सेल और एक मेल गैमिट फ्यूजन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सिनगैमी, मतलब फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना वो। अच्छा बताओ, इसमें दो दो चीज डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, एक यहाँ फर्टिलाइजेशन एक यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, वो डबल फर्टिलाइजेशन। तो आज के बाद कोई डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आपसे पूछे, है ना, कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में कोई पूछे तो क्या बताइएगा। इसके अंदर दो इवेंट है, कौन कौन इवेंट है बाबू, पहला है सिनगैमी और दूसरा है आप ट्रिपल फ्यूजन। क्या है बाबू, ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन आर द कंपोनेंट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बातें समझ में आया बाबू। अच्छा अब होगा क्या, ये जो बीच में सेल था, बीच में था पोलर न्यूक्लियाई जिससे एक मेल गैमेट फेज हुआ, ये बनाएगा आपका एंडोस्पर्म, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ ना वो, तो ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और नीचे जो बना हुआ वो एक गैमिट, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज हुआ, तो यहाँ बनेगा हम जाइगोट। क्या बनेगा बाबू, जाइगोट। समझ में आया आपको। अच्छा, और बाद में क्या होगा, ये सिनर्जी डूबने की वजह से, सिनर्जी के अंदर पॉलन ट्यूब जाने की वजह से सिनर्जी तो डिजनरेट करेगा ही करेगा। और जैसे ही ये काम हो जाएगा तो ऊपर पे जो एंटीपोडल सेल है ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या क्या इवेंट हुआ बाबू, तो आपका बीच में क्या बना बाबू, एंडोस्पर्म। तो बड़ा सा आपका सेल था, बड़ा सा सेल में क्या हुआ, ऊपर पे एंटीपोडल सेल डिस्ट्रॉय हो गया, बीच में एक ट्रिप्लॉइड क्या बना हुआ, एंडोस्पर्म। और नीचे क्या बना हुआ, वो एक जाइगोट बना। क्या बना, नीचे एक जाइगोट बना। तो होता क्या बाबू, ये जो बीच में न्यूक्लियस है, अभी न्यूक्लियस की बात करते हैं, ये पहले न्यूक्लियर डिवीजन कर लेता है, मतलब ढेर सारा क्या बन जाएगा, ट्रिप्लॉइड 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 ट्रिप्लॉइड, इंडोस्पर्म बन जाता है। क्या बन जाता है, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, ढेर सारे इंडोस्पर्म बन जाते हैं। क्यों, इंडोस्पर्म फूड होता है किसका, इस इम्ब्रियो का फूड होता है, इस एम्ब्रियो का फूड होता है वो। तो पूरा का पूरा पहले के पहले इंडोस्पर्म का फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या होता है कि अगर जो कोई भी सेल डिवीजन हो, कोई भी सेल डिवीजन होता है, कोई भी सेल डिवीजन होता है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, वो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मतलब बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस होता है। क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस होता है। देन क्या होता है बाबू, साइटोकाइनेसिस। क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, है ना। तो अगर जो सिर्फ कैरियोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस होता जा रहा है, तो एक सेल में ढेर सारे न्यूक्लियस होते जाएगा और साइटोकाइनेसिस हो नहीं रहा। तो एक बार ढेर सारा न्यूक्लियस बन जाता है, इसको न्यूक्लियस को बोल रहे हैं कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। और बाद में ये इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, कि ढेर सारा न्यूक्लियस है इंडोस्पर्म का, तो बोल सकते हैं न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। और बाद में इसके ऊपर सेल्स बन जाते हैं वो, है ना। तो फिर बन जाएंगे प्राइमरो इंडोस्पर्म सेल, पीईसी बोलेंगे वो, है ना। तो इसका डिवीजन पहले क्यों हो गया, इसका डिवीजन अभी तक क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन है ये फूड इनफ बन जाएगा तब एम्ब्रियो डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। समझ में आया बाबू। ओके ओके। तो कुछ देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो ये क्या हो रहा है, सिनर्जी जो था आपका कहाँ गया, ये एंटीपोडल सेल था, ये क्या हो गया, डिस्टाई हो गया वो। अच्छा आपको स्ट्रक्चर याद हो, जब हमने बताया था ओव्यूल का, तो मैंने बताया था ये कौन सा साइड में रहेगा बाबू, चलेजा साइड में रहेगा। और ये कौन सा साइड में रहेगा, माइक्रोपाइलर। कौन से साइड पे, हाँ माइक्रोपाइलर, एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये माइक्रोपाइलर साइड में है। तो देखिए यहाँ पे जाइगोट बन गया, यहाँ पे क्या बना,
एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये जो बड़ा सा सेल है इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो पहले क्या किया बाबू, ये जो एंडोस्पर्म है पूरा का पूरा डिवाइड कर लिया। अब एंडोस्पर्म डिवाइड करने के बाद कौन डिवाइड करेगा बाबू, ये जाइगोट डिवाइड करेगा। तो जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाता है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से ढेर सारे सेल्स बनाएंगे। तो जब सिंगल सेल रहता था तो उसको जाइगोट बोलते हैं, और उससे सेल्स इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, है ना। तो देखिए एम्ब्रियो बनता है, तो जाइगोट से सबसे पहले कौन सा एम्ब्रियो बनता है बाबू, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो से क्या बनता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, हार्ट शेप से हम मैच्योर एम्ब्रियो बनता है, ठीक है ना। तो अगर जो हम बात करें, अच्छा, हाँ, अगर जो हम बात करें यहाँ पे बात करें एम्ब्रियो की बात करें, यहाँ पे हम एम्ब्रियो की बात करें, तो सबसे पहले क्या बनता है बाबू, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट, है ना। जाइगोट से क्या बनता है, सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, प्रो एम्ब्रियो से बनता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या बनता है ना। और ग्लोबुलर एम्ब्रियो से बनता है हमारा हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो। और हार्ट शेप एम्ब्रियो से बन जाता है आपका मैच्योर एम्ब्रियो। और यहाँ पे अब आपको बात ध्यान देना है, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब इफ इनफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। मतलब अगर जो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म बन जाएगा तभी ये कहानी होगा, वरना ये कहानी नहीं होगा। वो पहले पूरा चीजें बन जाएगा उसके बाद ही होगा। क्या बातें समझ में आया, ओके। तो वापस आते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है। वो सबसे पहले क्या होता है आपका, एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म जो है वो डेवलप करता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले। ये देखिए टर्म लिखा हुआ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। तो होता क्या वो, सबसे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, ये क्या करता है, वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म निकल बनाता है, बताया था आपको। और ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, फर्दर क्या बनाता है वो, सेलुलर एंडोस्पर्म। मतलब जो मैंने बताया था ना कि ये ट्रिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड, ये जो स्ट्रक्चर था ट्रिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये देखिए ट्रिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर पहले क्या था, न्यूक्लियस था। अब ये पूरा का पूरा सेल्स बन जाएगा, ढेर सारा सेल्स बन जाएगा, ठीक है बाबू, ढेर सारा सेल्स बन जाएगा। अच्छा, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स जो है, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल्स है, ये डिवाइड फॉर्म बना के ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगा। जैसे कि आपको देखना चाहते हैं तो आप कभी नारियल का पानी पिए बाबू, नारियल का पानी डव जो कहते हैं ना, हरा हरा रहता है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो अगर जो आप बहुत ताजा वाला पिएंगे तो उसके अंदर सिर्फ पानी पानी मिलेगा। वो पानी है क्या बाबू, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या है पानी, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। पानी क्या है बाबू, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, पानी इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अच्छा, और उसके अंदर देखते हैं जब ओल्ड वाला खाते हैं, जब कोई पुराना वाला खाते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, वो उसके अंदर नारियल बनना स्टार्ट हो जाता है, जो थिक मास है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, और जो थिक बनता है वो क्या रहता है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो हम जो पानी पीते हैं वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और जो खाते हैं वो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या बातें समझ में आया बाबू, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है, जब जब डेवलप करता है एम्ब्रियो तो मतलब सीड बनता है। ये जो कहानी बता रही है सीड का कहानी है। मतलब अगर जो आप बीज देखते हैं तो बीज के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक एम्ब्रियो होता है, दूसरा क्या होता है बाबू, एंडोस्पर्म। तो जो मैच्योर होता है एम्ब्रियो बाबू ना, तो वो एंडोस्पर्म को खाता है। तो अगर जो एंडोस्पर्म को पूरा खा के खत्म कर दे तो उस सीड को हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोलेंगे, हाँ, इफ एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्बुमिनस। नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्बुमिनस। एक्स एल्बुमिनस का मतलब पहले वो एल्बुमिनस हुआ करता था, अब वो एक्स बन चुका है, तो बोलेंगे एक्स एल्बुमिनस, ठीक है। अच्छा, अगर जो ऐसा ना हो, अभी भी बचा हुआ हो, तो क्या बोलेंगे बाबू, एंडोस्पर्मिक या फिर एल्बुमिनस। तो इसके एग्जाम्पल याद कर रहे हैं, तो इसके एग्जाम्पल कैसे याद करते हैं बाबू, कि जितने भी इंडोस्पर्मिक सीड हैं वो कैसे होंगे बाबू, वो होंगे आपके इंडोस्पर्मिक सीड, वो होंगे मोस्टली मोनोकॉट। एग्जाम्पल के लिए आपका जो धान है ना बाबू, मतलब धान मतलब राइस की बात करता हूं, तो राइस कैसे है बाबू, इंडोस्पर्मिक। और जितने भी जैसे चना ये सब है क्या, वो नॉन इंडोस्पर्मिक है ना। तो जितने मोनोकॉट है वो इंडोस्पर्मिक है, जो डाइकोट है ये
नॉन इंडोस्पर्मिक, मोस्टली की बात कर रहा हूं। अच्छा, एक एक्सेप्शन जो कि आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो बता देता हूं कि सारे इंडोस्पर्मिक मतलब सारे मोनोकॉट कैसे बाबू, इंडोस्पर्मिक, प्लस एक ऐसा भी डाइकोट है जो कि इंडोस्पर्मिक, उसका एग्जांपल क्या है वो, कैस्टर। मतलब कैस्टर कैसा है, डाइकोट है पर क्या है बाबू, इंडोस्पर्मिक। और एक ऐसा डाइकोट है, सॉरी एक ऐसा मोनोकॉट है वो क्या है बाबू, नॉन इंडोस्पर्मिक, उसका एग्जांपल है ऑर्किड। समझ में आया? तो एग्जांपल याद करना चाहें आप इंडोस्पर्मिक नॉन इंडोस्पर्मिक का, तो वो सिंपल है कि जो नॉन इंडोस्पर्मिक है वो कौन होगा बाबू, डाइकोट होगा, और साथ में कौन, ऑर्किड। और इंडोस्पर्मिक जो है उसके अंदर क्या होगा, मोनोकॉट प्लस कैस्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब स्ट्रक्चर है इम्ब्रियो का, ठीक है ना। इसमें हम अभी इम्ब्रियो के अंदर सिर्फ इम्ब्रियो की बात करें, पूरी सीड की बात करें तो सीड आगे है बाबू, ये देखिए, ये है सीड आपका, कहाँ गया, ये देखिए ये सीड है। सीड की बात करें तो ये पूरा का पूरा सीड है, इसके अंदर ये है इम्ब्रियो और ये है एंडोस्पर्म, ठीक है। तो हम अभी इम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, तो इम्ब्रियो का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, है ना। तो ये जो इम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से रहता है। इसको कैसे स्टडी करना है, तो ऐसा समझिएगा, हम यहाँ से इसको पकड़े, ये दोनों को हम लोग पकड़े, और पकड़ के क्या किया वो, इसको सीधा कर दिया, पकड़ के क्या कर दिया इसको हम सीधा। तो बताइए कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, सीधा करने के बाद इसको पकड़ के करने के बाद ऐसा सीधा होगा कि नहीं होगा। अच्छा, तो अब देखिएगा, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है वो, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। इससे जो पार्ट ऊपर रहेगा इसको बोलेंगे इपिकोटाइल, क्या बोलेंगे, और इससे जो नीचे रहेगा इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। तो क्या आपको इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में अंतर समझ में आया? जो एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर हुई इपिकोटाइल, एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे वो हाइपोकोटाइल। ओके। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऊपर में पार्ट होता है ना यहाँ पे बाबू, है ना, इपिकोटाइल का पार्ट था, इपिकोटाइल के पार्ट ऊपर वाला पार्ट को हम बोलते हैं प्लीम्यूल्स। क्या बोलते हैं, प्लीम्यूल्स, जो कि आगे जाके हमारा सूट बनाएगा, मतलब स्टेम पार्ट वाला पार्ट आएगा। और जो नीचे पार्ट होता है इसके यहाँ पे होता है रेडिकल। क्या होता है, इसको बनाते हैं रूट, रूट सिस्टम बनाता है नीचे वाला रेडिकल, है ना। और यहीं पे कुछ रूट के ऊपर एक होता है रूट कैप, जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ऊपर में ये दोनों क्या बाबू, कोटिलीडन। क्या है, कोटिलीडन। तो ये दोनों कोटिलीडन है बाबू, आपका इम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ होगा, तो ये सीड ऐसे मुड़ा हुआ है। समझ में आया क्या, आया, ओके। ये जो सीड था ये डाइकोट का था, क्योंकि दो कोटिलीडन दिख रहा है आपको, एक कोटिलीडन है और ये एक कोटिलीडन, ये दो कोटिलीडन है ना बाबू, तो इसको बोलते हैं डाइकोट। ये कैसा, वो दो कोटिलीडन है, ये दोनों क्या है आपका, कॉटिलीडन हो तो डाइकोट है। अब आते हैं मोनोकॉट में कैसा होता है। तो मोनोकॉट में देखिएगा, ये एक कोटिलीडन है और एक दूसरा कोटिलीडन बहुत छोटा सा है, दिख रहा है बाबू। ये एक बहुत बड़ा कोटिलीडन है, एक छोटा सा है। तो ये जो सिंगल कोटिलीडन है ना, इस कोटिलीडन का नाम बोलते हैं स्कैटुलम। क्या बोलते हैं, स्कैटुलम। और ये जो, अगर जो इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कुछ एम्ब्रियोनल एक्सिस बनेगा, वो इससे ऊपर जो उसको इपिकोटाइल कहेंगे, इससे नीचे जो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। तो जो स्कैटुलम होता है ना बाबू, वो एम्ब्रियोनल एक्सिस के जस्ट लैटरल साइड में जुड़ा रहता है। कहां जुड़ा रहता है, लैटरल मतलब होता है साइड में। ये जो हाथ है ना मेरा वो लैटरल, ये पूरा बॉडी एक्सिस है, तो ये हाथ क्या हो गया वो लैटरल, ये भी क्या हो गया लैटरल, बीच में क्या होगा मीडियल, मीडियल लैटरल, समझ में आया। तो लैटरल साइड में क्या जुड़ा हुआ, स्कैटुलम। जहां से ये स्टार्ट होता है ना कोटिलीडन, वो उसी को हम एम्ब्रियोनल एक्सिस मानते हैं। अच्छा, तो ऊपर वाला क्या है, सूट एपेक्स, और नीचे वाला क्या है, रूट एपेक्स। अच्छा, तो सूट एपेक्स में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सीलियोपेटाइल। क्या बोलते हैं बाबू, सीलियोपेटाइल। एक्चुअली ये प्रोटेक्ट करता है हमारा, या फिर बोल सकते हैं ये कवरिंग होता है किसका बाबू, सूट एपेक्स का कवरिंग होता है। और वैसे ही रूट कैप का मतलब रूट का कवरिंग होता है, उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। ओके, याद रहेगा कोलियोराइजा एंड सीलियोपेटाइल्स, ठीक है। अब कुछ बातें और है बाबू, कि अगर जो याद है आपको, अगर जो आपको याद दिलाना चाहूं, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताने की बात करता हूं। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या था बाबू, ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हम कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था बाबू, एक सेकंड ना,
पे ड्रॉ करना थोड़ा दिक्कत होता है। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था और ढेर सारे इसमें क्या थे, न्यूक्लियस था बाबू, और एक बड़ा सा क्या था, एम्ब्रियो सैक, और इसमें ऊपर ऊपर में दो सिनर्जिड थे, एक में बीच में एक सेल था और बीच में दो गो पोलर निकले, नीचे तीन गो एंटीपोडल सेल। याद आया बाबू, यही पूरा ओव्यूल था ना। बाहर वाले को क्या बोलते थे, इंटीगुमेंट, और ये क्या था, माइक्रोपाइल, नीचे में चलेजल बेस बनता था, याद है ना। और जितने भी सेल्स है इसको क्या बोलते थे, न्यूक्लियस, क्या बोलते थे। अच्छा बताओ, न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड। न्यूक्लियस डिप्लॉइड होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस ही आगे जाके मैच्योर होके क्या बनाता था, मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होके बनता था बाबू, याद है ना। 4 सेल बनता था, एक डैमेज होता था। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो ये न्यूक्लियस अभी भी परसिस्ट करे सीड बनने के बाद भी, एक्चुअली ये जो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो है कि यही सीड बनेगा बाबू, और इसी के अंदर क्या बनेगा आपका, इंडोस्पर्म भी बनेगा। लेकिन अगर जो न्यूक्लियस अभी भी परसिस्ट करे तो उस कंडीशन को बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं, मतलब सीड बनने के बाद परसिस्ट करे, सीड बनने के बाद भी न्यूक्लियस परसिस्ट करे, इफ न्यूक्लियस परसिस्ट आफ्टर सीड, तो क्या बोल सकते हैं उस कंडीशन को, पेरिस्पर्म। ये किसके अंदर देखने को मिलता है, ब्लैक पेपर एंड बीट के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है, ब्लैक पेपर एंड बीट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। अच्छा, आप अगर जो कोई बीज को जर्मिनेट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जर्मिनेट करना चाहते हैं, तो उसको कुछ नहीं करना है, जितना वजन का है ना बाबू वो सीड, उसके वजन के अनुसार से 10 से 15% क्या डाल दीजिए, मॉइस्चर डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो सीड जर्मिनेट कर जाएगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अभी मान चलिए सीड बना, अभी फल पका, अभी फल टूटा, उसके बाद सीड बना, क्या सीड तुरंत बीज सीड तुरंत वो बना देगा, वो पेड़ प्लांट बना देगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो बहुत समय भी लेता है। वो डिपेंड करता है हम पे कि हम प्लांट को कैसे, मतलब सीड को हम कैसे रखते हैं। अगर जो सुखा के रखेंगे, ये मॉइस्चर नहीं देंगे, तो ज्यादा देर तक रहेगा, और ये ज्यादा देर तक रहना को क्या बोलते हैं, सीड डोरमेंसी में चला गया। सीड अपना अपना जो रिस्पायरेशन है, अपना जो प्रोसेस उसको रोक दिया, अपना जर्मिनेशन को रोक दिया, वो बहुत दिन तक छोड़ दिया। ये कैसे होता है, वो हम धूप में सुखाते हैं, जब कोई हार्वेस्टिंग करते हैं गांव में, उसके बाद क्या करते हैं, उसको धूप में सुखाते हैं, धूप में इस वजह सुखाते हैं ताकि उसकी सारी मॉइस्चर उड़ जाए, और प्लांट और जो सीड से सारे के सारे मॉइस्चर उड़ जाए, तो सारे मॉइस्चर उड़ जाएंगे तो जर्मिनेट प्लांट नहीं कर पाएगा बाबू। समझ में आया। अच्छा, तो ऐसा देखा गया है कि सीड ना लाखों लाख साल चल सकते हैं, मतलब बहुत वर्षों साल चल सकते हैं। इसका सबूत है, दो सबूत है बाबू। एक देखा गया 2000 साल पुराना हमको सीड बना हो, कब सीड मिला, जैसे हम लोग खुदाई वगैरह करते हैं ना, अलग अलग खुदाई, कोई किंग का पैलेस है उसका खुदाई करते हैं, वैसे ही डेड सी के अराउंड एक किंग हेरोड्स थे, उनका पैलेस का हम खुदाई कर रहे थे, तो वहां पे एक खजूर वगैरह होता है ना, जैसे किंग को दफनाया जाता है तो अच्छे अच्छे फल फ्रूट दे के भी दफनाया जाता है ना। तो दफनाए में क्या मिला था हमको, बीज मिला था वो, और उस बीज को लगाया ना तो पूरा प्लांट बन गया, मतलब अभी तक वो बीज बचा हुआ था, है ना, अपने आप को डोरमेंट स्टेज में रखे हुआ था वो, है ना। तो उस प्लांट का नाम था फ्यूनेस डेक्टेरीफेरा। ऐसे एक और चीज मिला, जब हम आर्कटिक रीजन में वो कर रहे थे, खुदाई वगैरह कर रहे थे, तो हमको 10,000 पुराना साल का कुछ प्लांट का सीड मिला, जैसे ल्यूपिन्स का मिला, ल्यूपिन्स आर्कटिकस का प्लांट का सीड मिला। इसको भी जर्मिनेट किए तो जर्मिनेट हो गया हो। जर्मिनेशन करने का कंडीशन क्या है, 10 से 15% बाई मॉइस्चर हमको डालना पड़ेगा। बातें समझ में आया, ओके, गो डाउट। अच्छा, अब आते हैं ट्रू फ्रूट पे, कि ट्रू फ्रूट किसको कहते हैं। तो देखिए बाबू, ट्रू फ्रूट का मतलब क्या होता है, अगर जो वो ओवरी से डेवलप हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट। अगर जो ओवरी से डेवलप नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे बाबू, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। अच्छा, तो अदर देन ओवरी उसको क्या बोलेंगे वो, फॉल्स फ्रूट। तो जैसे एग्जांपल है बाबू हमारा एप्पल, एप्पल जो खाते हैं ना बाबू, ओवरी नहीं खाते हैं, उसका हम थैलमस खाते हैं, है ना बाबू, तो वो फॉल्स फ्रूट है। अगर जो हम किसी का ओवरी खा रहे हैं तो वो क्या है, ट्रू फ्रूट। अगर जो ओवरी नहीं खा रहे तो क्या हो, फॉल्स फ्रूट है बाबू। अच्छा, अब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है बाबू, अगर जो सीड, अगर जो हमको फ्रूट मिल जाए, फ्रूट मिल जाए मतलब सीड फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उससे पहले ओवरी अगर जो फ्रूट में तब्दील हो जाए, मतलब हमको फल मिल रहा है उसके अंदर बीज ही नहीं है,
है ना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक, मतलब फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अच्छा, तो अब आपको याद है ओवरी बाबू, ये जो स्ट्रक्चर है ओवरी का, ये स्ट्रक्चर याद है बाबू? ये क्या है? आपका ओवरी है ना, और इसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। तो ये जो ओवरी है ना बाबू, ये ओवरी किस में कन्वर्ट होता है? फ्रूट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होता है? फ्रूट के अंदर। और जो ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल किसके अंदर कन्वर्ट होता है? सीड के अंदर। समझ में आ रहा है बाबू? समझ में आ रहा है? कौन फ्रूट के अंदर तब्दील होता है, कौन सीड के अंदर तब्दील होता है। तो ये जो ओवरी का वॉल है ना, ये ओवरी का जो वॉल है, ये जो वॉल है, इसके जो वॉल है वो बनाते हैं आपका फ्रूट के वॉल। जो ओवरी के वॉल हैं क्या बनाएंगे? फ्रूट के वॉल। और जो ओव्यूल के वॉल हैं किसके बनाएंगे? सीड के वॉल। समझ में? तो जो ओवरी का वॉल होता है वो फ्रूट का वॉल बनता है। अब फ्रूट का वॉल को हम बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं बाबू? पेरिकार्प। और इसके तीन पार्ट होते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। अभी दिखाएंगे भी आपको, ठीक है। और यही ओवरी वॉल करें, ओवरी का वॉल, सॉरी ओव्यूल का वॉल को क्या बोलते थे? इंटीग्यूमेंट। अभी जो स्ट्रक्चर बनाया था, ये बनाया था बाबू, ये था क्या था? इंटीग्यूमेंट था ना ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये जो इंटीग्यूमेंट है ये क्या बनाता है? सीड का वॉल बनाता है, मतलब सीड कोट बनाता है वो, ठीक है। अभी इस स्ट्रक्चर में देखेंगे आपको, हम सब समझ में आएगा वो। देखिए, कभी नारियल देखे हो? नारियल, तो नारियल में सबसे ऊपर क्या रहता है? जो सूखा नारियल रहता है वो क्या होता है? एक पतला सा लेयर रहता है बाबू, ऊपर में चिकना सा लेयर रहता है। वो सबसे ऊपर वाला जो चिकना वाला पार्ट है वो है एपिकार्प। आपका क्या है? एपिकार्प। और बीच में जो जिसे धागा वगैरह बनता है वो है मीजोकार्प। वो क्या है? मीजोकार्प। और अंदर जो सबसे हार्ड रहता है ना बाबू, उसको बोलते हैं एंडोकार्प। समझ में आया? जो सबसे हार्ड रहता है वो क्या रहता है? इंडोकार्प। अच्छा, और उसके बाहर वाला मीजोकार्प, सबसे बाहर वाला एपिकार्प। अच्छा, कभी आप आम खाए हो? आम, तो आम में क्या होता है? वो आम में जो सबसे बाहर वाला छिलका रहता है ना वो एपिकार्प रहता है, बीच में जो खाते हैं वो मीजोकार्प खाते हैं, और अंदर जो हार्ड वाला स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है वो? एंडोकार्प। समझ में आया? अच्छा, ओके, ये देखो ऊपर में स्ट्रक्चर बता भी रखा हूँ, मीजोकार्प, एपिकार्प और एंडोकार्प की बात करता हूँ। और जैसे इस अंदर आ जाते हैं, जो कि खाने वाला पार्ट होता है वो सीड का पार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दो प्लांट्स बना रखा है, मतलब दो आपका फल दे रखा है, एक ये फल और एक ये फल। ये जो दोनों दोनों फल है बाबू, ये क्या है? एप्पल है, ये क्या है? स्ट्रॉबेरी है। तो एप्पल में अगर जो एप्पल को कट करिएगा तो एप्पल के अंदर जो ये दिख रहा है बाबू ये सीड है, मतलब ये ओव्यूल से बना हो। और इसका जो कवरिंग दिख रहा है ना बाबू, ये कवरिंग है ना, ये ही कवरिंग, ये कवरिंग है आपका ओवरी। यहां तक जो पूरी बात करें ना वो, तो ये ओवरी का पार्ट है ना। और ये जो पार्ट है, जो खाने वाला पार्ट है, ये क्या है वो? थैलेमस है। अगर जो आपको बीच से काटिएगा तो ये आपका जो खाते हैं हम लोग, ये जो ये दिख रहा है, ये क्या है बाबू? आपका थैलेमस। और इसके अंदर जो पार्ट दिख रहा है, तो ये सबसे बाहर वाला क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट क्या होगा? एपिकार्प। ये हो जाएगा एपिकार्प। और उससे बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा? मीजोकार्प। और जो सबसे अंदर अंदर में क्या हो? एंडोकार्प। अंदर में सीड तो है ही। अच्छा, ये जो हम लोग स्ट्रॉबेरी खाते हैं, इसमें बीज कौन सा होता है? छोटे 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 जो दिखते हैं आपको स्ट्रॉबेरी के अंदर, ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर, वही है उसके सीड होते हैं वो। स्ट्रॉबेरी का भी क्या है मॉडिफिकेशन? किसका? वो थैलेमस का मॉडिफिकेशन है, सीड। समझ में आया? अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है किसका? वो मेज का है। मेज मतलब मक्का। तो मक्का में देखिए ये पेरिकार्प है, ऊपर से जो कोटिंग है मक्का का पीला पीला आपको दिखता है वो क्या दिखता है? वो पेरिकार्प। पेरिकार्प मतलब ओवरी का वॉल। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट सीड आ जाता है, उसका थिक नहीं होता है, सीड आ गया। तो सीड के अंदर क्या दिखेगा बाबू आपका? ये देखिए एंडोस्पर्म दिख रहा है, और इधर क्या दिख रहा है? पूरा का पूरा एम्ब्रियो दिख रहा है। एम्ब्रियो में क्या क्या? वो सीलियोपेटाइल्स है, प्लीम्यूल्स है, और नीचे में रेडिकल दिखेगा, और सबसे नीचे क्या होगा? वो कोलियोराइजर। समझ में आया बाबू? वैसे ही बाकी सीड्स है, ठीक है। और इसके बाद अब एक लास्ट टॉपिक बचता है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, वहां पे दे रखा है आपका एपोमिक्सिस एंड पोलीइम्ब्रियोनी। तो एपोमिक्सिस क्या होता है बाबू? एपोमिक्सिस होता है सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन।
मतलब बीज बन गया बिना फर्टिलाइजेशन का। सर ये कैसे पॉसिबल है कि बीज बन गया बिना फर्टिलाइजेशन का? बिना फर्टिलाइजेशन का बीज कैसे बन सकता है? तो मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, ओव्यूल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर था बाबू? तो ओव्यूल के अंदर स्ट्रक्चर था, ओव्यूल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर था बाबू? तो ओव्यूल के अंदर आपका स्ट्रक्चर जो था वो क्या क्या था? है ना, इंटीग्यूमेंट और न्यूक्लियस वगैरह था, और बीच में क्या था? आपका एम्ब्रियो सैक था, है ना। इसमें, है ना, इसमें क्या था? दो में पोलर न्यूक्लियर, साइड में एंटीपोडल से, साइड में दो सिनर्जिड वगैरह था, है ना बाबू। कुछ इसी तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ था। इस तरीके से जो बात करें तो रोटेटेड था, है ना। और यहाँ से बात किया जाए तो कुछ इस तरीके से था, ये वाला नहीं था, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था। इसमें क्या था बाबू? ये सब न्यूक्लियस था। तो अगर जो मान चलिए न्यूक्लियस या फिर मान चलिए इंटीग्यूमेंट, ये सब कैसा है? डिप्लॉयड है, और यही तब्दील किस में हो जाए? यही तब्दील हो जाए जाइगोट में, और जाइगोट फर्दर बन के क्या बन जाएगा वो? एम्ब्रियो। समझ में आया कि नहीं आया? बीच वाला ये एम्ब्रियो सैक ना तब्दील होके यही सब तब्दील हो जाए, या फिर ये भी चेंज हो जाए और ये भी चेंज हो जाए। तो बताओ ये भी एक सीड बना देगा कि नहीं वो? क्योंकि ये भी तो डिप्लॉयड है ना। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो कैसे हो रहा हुआ? इफ न्यूसेलस, इफ न्यूसेलस कन्वर्टेड इनटू जाइगोट, जाइगोट तो नहीं बोल सकते, या फिर बोल सकते एम्ब्रियो। समझ में आया बाबू? तो इस केस में क्या बोलेंगे बाबू हम? कि ये सीड मिल रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अच्छा एक बात कीजिए, अगर जो नीचे अंदर वाला जो आपका एम्ब्रियो सैक है ये सीड तो बना ही रहा है, और साइड में जो न्यूक्लियस है ये भी सीड बना रहा है, तो क्या होगा? वो एक ही ओव्यूल के अंदर दो दो एम्ब्रियो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू? तो इस केस को बोलेंगे हम पोली एम्ब्रियो, मल्टीपल एम्ब्रियो इन ए सीड। एक सीड में, एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक बनता था, अब एक एम्ब्रियो सैक सीड तो बना ही रहा है, न्यूक्लियस भी सीड बना दे, तो क्या हो जाएगा? पोली एम्ब्रियोनी। ठीक है ना। ये कौन कौन से प्लांट्स में देखने को मिलता है बाबू? जो फैमिली एस्ट्रेसिया और ग्रासेस को मिलते हैं उसके अंदर देखने को मिलता है ना। और एग्जाम्पल दे रखा है पोली एम्ब्रियो किसमें? सिट्रस एंड मैंगो। इसमें क्या होता है? वो न्यूक्लियस क्या किस में तब्दील हो जाता है? सीड के अंदर। हाँ देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। एक सीड में दो एम्ब्रियो देखने को मिल सकता है अंदर, वो गुठली के अंदर, मतलब जो अंदर जो स्टोनी एरिया होता है ना उसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा अब देखिए एक बात बताता हूं आपको, एक बात बताता हूं। एनसीईआरटी ये कहता है, क्या कहता है एनसीईआरटी आपका? एनसीईआरटी ये कहता है कि क्या होगा जैसे हम लोग हाइब्रिड प्लांट बनाते हैं ना, हाइब्रिड प्लांट। तो जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, ये एक मेल प्लांट है और एक फीमेल प्लांट है। तो मेल प्लांट के पास कैपिटल पी, कैपिटल पी है, और कैपिटल क्यू कैपिटल पी, मतलब इसके पास प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, डिजीज से लड़ने की शक्ति कम है बाबू। और एक प्लांट है जिसके पास प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, प्रोडक्टिविटी क्या है बाबू? बहुत कम है, पर डिजीज से लड़ने का शक्ति बहुत ज्यादा है, डिजीज से लड़ने का शक्ति बहुत ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा बाबू इधर। तो बताइए अगर जो इससे क्रॉस कराएंगे तो कुछ ऐसा प्लांट मिलेगा कि जिसके पास कैपिटल पी स्मॉल पी हो और कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू है, मतलब ये कैसा होगा बाबू? जिसके पास प्रोडक्टिविटी भी हाई भी होगा और डिजीज से लड़ने का शक्ति भी हाई होगा। क्या बातें समझ में आया? आया। लेकिन अगर जो इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे, जब इसका हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे तो बता इसके गैमेट सेग्रीगेट होंगे, इसके कौन से गैमेट बनेंगे? कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इसके गैमेट बनाएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल पी कैपिटल क्यू और स्मॉल पी स्मॉल क्यू ही बनेगा। तो एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि स्मॉल पी और स्मॉल क्यू बन जाए। कहने का मतलब ऐसा प्लांट बन जाए जो कि कैसा हो बाबू? ना प्रोडक्टिविटी अच्छा ना डिजीज अच्छा, है ना।
तो अगर जो हम इसका बार बार क्रॉस कराएंगे तो दिक्कत वाली बात है। कहने का मतलब हम लोग क्या करते हैं, किसान को ना हाइब्रिड सीड देते हैं कि जिसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है, पर वो क्या करता है, अगर जब वो उसी प्लांट को लगा के उसके बीज को वापस बोएगा तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना धीरे धीरे घटते जाता है वो। तो हमें हर बार क्या करना पड़ता है, नए नए उसको सीड देना पड़ता है। समझ में आया ना? ब्लॉक से हर बार नए बीज मिलते हैं वो बच्चे को, मतलब फार्मर को, ताकि वो लगा सके और फिर से प्रोडक्टिविटी हाई हो सके। तो इससे बचने के लिए आपको एनसीईआरटी कहता है, क्या हो अगर जो हम उसके न्यूक्लियस को इंड्यूस कर दे, मतलब हम उसको जो टेक्निक अभी हम लोग पढ़े ना बाबू, कौन सा टेक्निक था, एपोमिक्सिस, ये इंड्यूस कर दे इस हाइब्रिड वाले प्लांट में, तो क्या हो सकता है बाबू, हमको सीड नहीं बनाना पड़ेगा, हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करना पड़ेगा, उस प्लांट का ही ढेर सारा नेचुरली कॉपी मिलते जाएगा। समझ में? मतलब उससे जो सीड मिलेगा वो सीड क्या होगा बाबू, हमारा एग्जैक्टली उस प्लांट का कॉपी होगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो उस प्लांट का कॉपी है। जो गैमिट बना वो ना फ्यूज हुआ, वो गैमिट फ्यूज हुआ, उसके बाद वो जायगोट बना, लेकिन अगर जो न्यूक्लियस ही हो जाता तो क्या होता बाबू, अच्छी बात होता। ठीक है, इतना समझ में आया वो? इतने पे एनसीईआरटी खत्म हो जाता है यहीं पे।